Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Good. All right. All right. So we have been doing this chapter, constitutional design, right? So I think you might be remembering by now that what all things we have done in this chapter. We have already completed what constitution is and what is the need of constitution. Then we learned about what was the path in making of the Indian constitution, the problems that were faced by the leaders. And last time we read about the constituent assembly, right? So these things are done. Is there anyone with any question from these various topics which we have already covered? सबको क्लियर है ये? All right. मैं last time I was a bit confused के initially how many members were there? There were 389 total members. I was telling you that it was about 390 members. तो precisely कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब जुलाई 1946 में फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड देयर 389 members were elected for the constituent assembly. But after partition, how many remained? Can anybody answer? How many remained after partition? और कितने मेंबर्स रह गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 299. Very good, Adishwar. 299 members were left in our constituent assembly, right? So I hope things are quite clear till constituent assembly to everyone. So we moving further, we are going to take up the last topic of our this third chapter, constitution design, that is philosophy of Indian constitution. Indian constitution किस philosophy पे based है और वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी बनाती हैं, राइट? सो व्हाट ऑल दोस वैल्यूज आर, वी आर गोइंग टू स्टडी देम टुडे. तो फिलोसफी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, शायद लास्ट टाइम भी हमने शायद डिस्कस किया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज मेनली वेरी मच motivated, the assembly was very much motivated by महात्मा गांधी's ideologies, right? So बहुत सारी चीजें जो है महात्मा गांधी जी से ली गई हैं, की आइडियोलॉजी से ली गई हैं. और उसके बाद जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो 299 मेंबर्स थे, उनके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट थे एमसी मुखर्जी. ठीक है, लास्ट टाइम शायद मैंने बताया होगा, शायद नहीं बताया होगा, तो अभी आप सुन लीजिए कि हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 299 मेंबर्स वाली बनी थी, उसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के प्रेसिडेंट बाद में बने, लेकिन पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट था उसको ड्राफ्ट करने का, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लिखा जाए अच्छी तरह. उसके चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी वाज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, राइट? तो आप लोग आगे लाइफ में कभी इस चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee. The whole of the Constituent Assembly was divided into various parts. One of the part of Constituent Assembly was drafting committee. तो उस drafting committee के जो chairman थे, there were 7 other, total 8 members थे drafting committee में, जिन्होंने constitution को लिखा. ठीक है, आगे पीछे से वैल्यूज इकट्ठी करना और वो सारे मिलजुल के साथ सबने किया, और उसके बाद उन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दे दिए ड्राफ्टिंग कमेटी को. अब आप ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ठीक है, जिन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट किया.
ठीक है, तो I'll repeat, the president of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad and the vice president was H.C. Mukherjee. maybe नहीं आए ये question, लेकिन अगर ये पूछे कि चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो द आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई ड्राफ्टिंग नहीं की गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बनाया गया। am I clear on these topics? Have you understood what I want to convey to you? Good. Why only one child is answering? Why not the others? Good, Shiri. Right. So I think itna samajh aa gaya. Today we are going to take up the topic, the philosophy of Indian Constitution. Philosophy में हमारे Constitution जो है वो पूरी की पूरी philosophy जो है वो summarize कर दी गई है हमारे preamble में। तो philosophy of Indian Constitution में सबसे पहले हम देखेंगे कि what is preamble? Preamble क्या है? ठीक है, आप जितनी भी बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक्स होंगी, आईसी की मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनमें मैं देखती हूँ कि ये रहा, दिस इज क्लास 10th ज्योग्राफी बुक, और क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक में ये दिया हुआ है प्रियम्बल। आई थिंक आप सारे बच्चे इस प्रियम्बल को अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत सारी बुक्स में आप क्लास 6 से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे होंगे। एनसीईआरटी की बुक्स में हमेशा अगर हमेशा नहीं तो ज्यादातर प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिया होता है, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो, चाहे साइंस की हो, चाहे सोशल स्टडीज की हो। तो ये ज्योग्राफी की बुक का में भी दिया हुआ है प्रियम्बल। ये देखा है आप सबने कभी? हैव यू एवर गॉन थ्रू दिस प्रियम्बल? यस मैम। यस मैम। है ना सबने ये? यस मैम। गुड। तो ये जो प्रियम्बल है, दिस प्रियम्बल इज द समरी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल समराइज करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना ज्यादा डिटेल में दुनिया में कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ जितना हमारे इंडिया में लिखा हुआ है, ताकि उसकी इंटरप्रिटेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है इन सच अ बल्कि वॉल्यूम, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज हैं, समझ आया? उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी समराइज की हुई हैं हमारे प्रियम्बल में। सो प्रियम्बल इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंट्रोडक्टरी इसे कहते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। This preamble is the introductory statement of the Indian Constitution, right? तो इस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? आप सबके पास बुक्स होंगी, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, कभी आपने उसको पढ़ने की कोशिश की है? कभी याद करने की कोशिश की है उसे? We, the people of India, solemnly declare India into an independent republic, democratic socialist republic, and to promise to its citizens justice, liberty, fraternity and all. ये पता है? कभी सुना है ये जो मैंने बोला अभी? This is what preamble is. Yes. इस preamble में जो highlighted words है ना, ये सारी values हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये फिलॉसफी बताते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन किन चीजों पर बेस्ड है, राइट? जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल में सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन हमें दे रहा है? Who is giving this constitution? We are giving this constitution to ourselves. ठीक है? इस फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें इतना पढ़ के ही इतना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई हमारे ऊपर फोर्सफुली नहीं लागू कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया है। ठीक है, क्यों हम ये कहते हैं कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया है? क्योंकि इस जो इतने सारे लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ऑल दोस पीपल वर रिप्रेजेंटिंग अस द इंडियन पीपल, राइट? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट, दिस लाइन मीन्स दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू अस बाय ourselves only, right? Nobody is forcing, no external power or no dictator is forcefully putting this constitution on us, right? हम happily अपनी मर्जी से with our own consent we are accepting this constitution. ठीक है, we the people of India, I think we have understood the meaning of the term we the people of India क्यों लिखा हुआ है इसके साथ। ठीक है, we the people of India having solemnly resolved India into a sovereign, तो हमारे फर्स्ट वैल्यू आगे we the people of India having solemnly resolved India into a sovereign, हम सब मिलजुल कर इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? sovereign. What is the meaning of the term sovereign? sovereign का मतलब होता है that no external power is ruling upon us and we are free. कोई बाहर के लोग जो हैं वो हम इंडियंस पे के डिसीजंस को कुछ मना नहीं कर सकते या कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा है और नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट ऑन अस। दिस इज व्हाट द meaning of the term sovereign is. ठीक है, sovereign का मतलब Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you please repeat? I'm repeating sovereign. In sovereign, the meaning of term sovereign is that people have the supreme power. ठीक है, and nobody externally, हमें कोई ट्रम्प, हमें कोई या कोई भी दुनिया का कोई भी प्यूटिन, ट्रम्प, कोई भी पावरफुल लोग जो है, किंग जॉन जो है, वो कोई भी हमें हमारे इंडिया के इंटरनल डिसीजंस में मना नहीं कर सकता कि आप अपनी इंडिया के लिए ये डिसीजन नहीं ले सकते। हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग इंडिया के लिए जो मर्जी डिसीजन ले। ठीक है, नो एक्सटर्नल पावर और नो एक्सटर्नल एजेंसी हैज द पावर टू डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, क्या हम वो कंसल्ट करके लेते हैं बाकी दुनिया के लोगों को? नो मैम। उनकी परमिशन से लेते हैं? नहीं, उनकी परमिशन से हमारे इंडिया में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो हमने इलेक्ट करके लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं, वो लोग जो है वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, कोई एक्सटर्नल पावर हमारे लिए डिसीजंस नहीं लेती। ठीक है, हाँ, एक्सटर्नल पावर्स हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपके इंडिया में ये डिसीजन गलत हो गया, आपके इंडिया में ये डिसीजन गलत हो गया, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि हमारे लीडर्स ने बाहर के लोगों को कहा है कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर, कश्मीर इज आवर इंटरनल मैटर, व्हाटएवर द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इज इंटरनल मैटर। ठीक है, तो हमारे इंडिया में ये जो लीडर्स हैं, वो बाहर के अगर कोई क्रिटिसाइज करता है हमारे इंडिया को, तो वो सीधा उनको ये जवाब देते हैं कि ये हमारा भी इंटरनल मैटर है। ठीक है, दिस इज आवर इंटरनल मैटर, आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी कंट्री सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब है, दोबारा, दैट पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजंस on internal as well as external matters.
हमारी इंडिया की मर्जी है, जिस मर्जी कंट्री के साथ ट्रेड करे, जिस मर्जी कंट्री के साथ दोस्ती करे, जिस मर्जी कंट्री के साथ दुश्मनी करे। ठीक है, हमारी हमें कोई ये नहीं कह सकता कि आप एक्सटर्नल डिसीजंस ऐसे लीजिए या इंटरनल डिसीजंस ऐसे लीजिए। हमारी कंट्री के डिसीजन है, हम लेंगे, तो उसे कहते हैं सोवरेनिटी। और कंट्री इज अ सोवरेन कंट्री। कोई बच्चा जिसको अभी भी सोवरेन का मतलब नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि दिस वर्ड सोवरेन इज अ बिट टफ टू अंडरस्टैंड। कोई बच्चा मुझे बताए जिसको अभी तक सोवरेन का मतलब नहीं पता, तो मैं आई कैन explain this word again. Have you understood the meaning of sovereignty? समझ आया? Good. तो sovereign दोबारा मैं बोल देती हूँ, that people have the supreme right to take decisions on internal as well as external matters, and no external power can dictate or government. हमारी गवर्नमेंट को कोई भी external power dictate नहीं कर सकती है. This is the meaning of the word sovereign, right? To we the people of India, having solemnly resolved India into sovereign socialist. What is the meaning of socialist? अगला word आता है socialist. हमने अभी पिछली बार पढ़ा होगा कि हमने सोशलिज्म का कंसेप्ट किससे लिया था? Can anyone tell me that? सोशलिज्म का कंसेप्ट किस कंट्री से लिया था हमने? जरा बताइए. This can be a one mark question in your exams also. From where we have taken the concept of socialism? रशिया. वेरी गुड शिरीन. रशियन रेवोल्यूशन से हमने सोशलिज्म का कंसेप्ट लिया है. वेरी गुड शिरीन. एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू रिमेंबर व्हाट आई टीच. लगता है आपको सोशल स्टडीज याद करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आप लोग उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो. बेटा, ये छोटी छोटी चीजें आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी. ठीक है. एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन इन द क्लास. आप कुछ घर में पढ़िए, आपको लगता है कि मैम ये कंसेप्ट हमें समझ नहीं आ रहा है, अगली क्लास में आप मुझे आके बोलिए कि मैम ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, आप ये दोबारा समझा दीजिए. मुझे भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा सोशल स्टडीज में. ठीक है. तो आई कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज देयर इन द बुक. ठीक है. आई कैन नॉट हेल्प यू टू रिटेन दैट इन योर माइंड. तो रिटेन करने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. So we the people of India having solemnly resolved India into a sovereign socialist. दूसरा आया वर्ड socialist. और मैं जिस तरह से प्रीएम्बल बोल रही हूँ ना, उस तरह से प्रीएम्बल आप सबको लर्न होना चाहिए. ठीक है. और सबको पता है कि आज हमारी कंट्री नेशनल फेस्टिवल है एक हमारा, आज 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी का. तो बाकी तो हम कुछ करते नहीं है, यही छोटी छोटी जो हमारी स्टेप्स है ना, वो हमारा पेट्रियोटिज्म जो होता है ना, इट इज नॉट समथिंग एक्सटर्नल. ठीक है. आप बाहर नारेबाजी कर लोगे, जोर से जय हिंद बोल लोगे, तो उससे आप पेट्रियोटिक नहीं बनोगे. पेट्रियोटिक बनने के लिए आपको अंदर से पेट्रियोटिक बनना पड़ेगा, दिल से. ठीक है. यू नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. यू नीड टू नो द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. ठीक है. हमें इन सब चीजों को पता होना चाहिए. एंड वी शुड एप्रिशिएट एवरीथिंग व्हिच इज इंडियन, राइट, और बिलोंग्स टू इंडिया. दिस इज व्हाट. और उसमें एवरीथिंग में लोग भी आते हैं. हमें हर एक इंडियन के साथ के ऊपर प्राउड होना चाहिए. हमें हर एक इंडियन के साथ प्यार होना चाहिए. वी शुड नॉट हेट एनीवन, राइट. वैसे तो ये ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि वी शुड लव ईच एंड एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड. लेकिन अगर हम पेट्रियोटिक बनना चाहते हैं, तो पेट्रियोटिक बनने के लिए किसी को मारने से हम पेट्रियोटिक नहीं बन जाएंगे. ठीक है. कोई हमारे देश के खिलाफ बनेगा तो उसको जाके मार दिया तो हम पेट्रियोटिक बन गए. अरे आपने इंडिया के लिए क्या किया? वो तो बोल रहा है, ठीक है, वो पब्लिकली बोल रहा है कि अच्छा मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता, ये इंडिया में ही गलत है. लेकिन आपने इंडिया को ठीक करने के लिए क्या किया, वो चीज सोचिए. ठीक है. और फिर पेट्रियोटिक बनिए. ओके, लेट्स कम बैक. और दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स पेट्रियोटिज्म. नोइंग योर प्रीएम्बल, knowing the values that dictate on us.
that rule upon us. We should know that what all values are there, or India is based on which values, and we should understand those values and we should appreciate those values. ठीक है, तो वही values हम पढ़ रहे हैं आज. Being an Indian, हमारी कौन सी values हैं, वही values पढ़ रहे हैं. ठीक है, this is the most important thing of your character. Right? It is going to build your character. Knowing your constitution and the values is going to help you to build your character. Right? So let's come to the word socialist. Socialism, the concept of socialism is taken from Russian Revolution. Right? हमने पहले पढ़ा था कि Russian Revolution से हमने socialism का concept लिया है. अब socialism होता क्या है? Socialism का मतलब होता है कि जितना भी पैसा है वो सोसाइटी मिलके जनरेट करती है. जितना भी all the money is generated socially and should be distributed socially. ठीक है, हम पैसा मिलजुल के जनरेट करते हैं. ठीक है, हमारी कंट्री का जो जीडीपी आता है वो कोई एक बंदे से मिलके नहीं बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, हर एक इंसान, चाहे वो महीने के 100 रुपए कमा रहा है, चाहे वो महीने के 100 करोड़ कमा रहा है, हर एक इंसान जो है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है एक नेशन को बिल्ड करने में. ठीक है, तो अगर हर एक इंसान मिलके कमा रहा है तो हर एक जो जितने भी बेनिफिट्स हैं इस वेल्थ से, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे लोगों में बराबर बंटने चाहिए. ठीक है, wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. Let us understand the term socialism in a very, very broad way. Socialism क्या होता है कि हमारी जो पैसा है, जो wealth है, वो सारे लोग मिलके बना रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि सब लोगों में वो पैसा मिलकर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होना चाहिए. अभी हम सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं, तभी, हालांकि हमारे इंडिया में अमीर गरीब बहुत हैं. ठीक है, हम एक टोटल सोशलिस्ट कंट्री नहीं बन पाए, लेकिन हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो सोशलिज्म पे कुछ ना कुछ बेस्ड होती हैं. जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, पब्लिक फैसिलिटीज जो हमें मिलती हैं. ठीक है, जो जितना भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पब्लिक फैसिलिटीज कैसे देती है? जो गवर्नमेंट पार्क्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है वो कैसे प्रोवाइड करती है? वो ऐसे प्रोवाइड करती है कि हम जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, जितना पैसा हमने कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट को देते हैं ताकि वो पैसा गवर्नमेंट यूज करे हमारी भलाई के लिए. ठीक है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो भी होती हैं, जिसे हम पब्लिक फैसिलिटीज भी कहते हैं, these public facilities, are they restricted to particular class only or they are open to everyone? This is my question to you. Are public facilities restricted to particular class, or is it available to everyone on equal basis? I want that answer from you. जो गवर्नमेंट हमें पब्लिक फैसिलिटीज देती हैं, they are open to everyone. श्री, awesome, excellent. Yes, आदिश्वर. तो हमारी जो पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है वो ये देख के नहीं देती है कि किसने ज्यादा टैक्स दिया उसके लिए हम सुंदर वाला पार्क बनाएंगे, ज्यादा झूले लगाएंगे, और जिसने कम टैक्स दिया है वो पार्क के सिर्फ घास में घूम के जा सकता है, वो झूले इस्तेमाल नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. Anyone can go to public park and use whatever resources are there in the public park. Public park तो एक एग्जाम्पल है. इवन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर जगह में जितने पब्लिक जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इट इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच you earn. It is open to everyone, the rich as well as the poor. Everybody can use it on equal basis, right? तो ये है सोशलिज्म. ठीक है, हालांकि हम अभी रिच और पुअर, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट सिर्फ वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है. दूसरी ये बात भी लिखी हुई है कि लैंड जो रिफॉर्म्स हैं वो आने चाहिए, और जो इंडस्ट्रीज हैं
और जो जो जितना भी पैसा जनरेट हो रहा है ऐसे होना चाहिए कि रिच और पुअर में गैप जो है वो कम हो जाए। ठीक है, गवर्नमेंट को रिच और पुअर में गैप जो है वो कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट सोशलिस्ट और सोशलिज्म इज, राइट। हम रिच और पुअर में गैप तो कम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अभी लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड रिफॉर्म्स होते हैं कि कैसे जो जो लैंड रिफॉर्म का एक मेन कम्युनिज्म आता है इसमें। कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है वो कहती है लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ। उसमें क्या होता है कि जो लैंड है इट शुड नॉट बी यू नो ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। आपको पता है जमींदारी सिस्टम एबॉलिश किया, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम एबॉलिश कर दिया। जमींदार कौन होते थे? जमींदार होते थे जिनकी पूरी पूरी विलेज जो होती थी ना वो पूरी ओन करते थे उसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इतना लैंड एक बंदा ओन नहीं करेगा, हर एक को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा लैंड कोई ओन नहीं कर सकता। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज लैंड रिफॉर्म्स। लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अभी भी लैंडलेस हैं, सबको लैंड नहीं मिला है। ठीक है, जोतने के लिए खेत, जो खेतों में काम करते हैं उनके पास लैंड भी होना चाहिए ना, वो दूसरों के खेतों में काम क्यों करें, अपने खेत दीजिए उनको। ठीक है, लेकिन अभी उतने लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ पाए हैं इंडिया में। लेकिन वी आर सोशलिस्ट सोसाइटी, क्योंकि हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी में, हाँ जी, जमींदारी सिस्टम में जो लैंड था दैट वाज प्राइवेटली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। पूरी पूरी की पूरी क्या कहते हैं उसको, पूरा का पूरा विलेज एक जमींदार के पास होता था और बाकी सारे लोग उस जमींदार के लिए काम करते थे। खेतों में जो फार्मर्स थे उनको जमींदार उनके हिस्से का अनाज देता था, बाकी सारा अनाज जमींदार के पास ही आता था। ठीक है, तो वो जो सिस्टम था जमींदारी का वो गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया। लेकिन अभी भी लैंड रिफॉर्म्स पूरे 100% नहीं आ पाए हैं। अभी भी लोग जो हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स हैं। ठीक है, तो this is what socialism is. I'll repeat what is the definition of socialism. Socialism means wealth is generated socially and should be distributed so equally among the people in the society. अगर जनरेट सोशली सारे मिलके जनरेट कर रहे हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होनी चाहिए सोसाइटी में। एंड लैंड रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म शुड बी देयर सो दैट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी मिनिमाइज्ड। This is the meaning of the term socialist. Have you understood the term socialist? Sovereign. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सेक्युलर। सेक्युलर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। सेक्युलरिज्म, that secularism means that our state is not having any religion. ठीक है, हमारी जो स्टेट है, जितना भी स्टेट होती है पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट कोई ये स्टेट की पंजाब हरियाणा स्टेट की बात नहीं हो रही है। देयर आर टू वर्ड्स स्टेट्स। एक स्टेट होती है जो इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है, एक स्टेट वो होती है। एक हम पूरे के पूरे अपने रूलिंग सिस्टम को स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसे हम कैपिटल एस से लिखते हैं। जो नॉर्मल स्टेट्स है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इज हरियाणा अ स्टेट और विच स्टेट इज एडजेसेंट टू पंजाब। ये जो स्टेट है ये एक स्मॉल एस से लिखते हैं। ठीक है, एक कॉमन नाउन है। इंग्लिश, अब मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर इंग्लिश क्लास देयर, लेकिन दी अदर स्टेट वी राइट इट विद कैपिटल एस। जब भी आप अपनी ये स्टेट जो है 9th 10th की बुक्स में, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में बहुत यूज होने वाला ये वर्ड, सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। दिस स्टेट मीन्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ नॉट ओनली द गवर्नमेंट but everything in the government, the bureaucracy, the legislature, everything. ठीक है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर होता है उसे स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसे हम कैपिटल एस से लिखते हैं हमेशा। दैट स्टेट इज written with the capital S.
तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है दैट स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। हमारा जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नो ऑफिशियल रिलीजन इज देयर, राइट? और people are free to profess and propagate whatever religion they want to. And if they don't want to believe in any religion, they can even do that. अगर मैं कहती हूँ कि I don't believe in any religion, जब आपके पास कोई फॉर्म आता है भरने के लिए, उसमें कईयों में लिखा होता है कि आप अपनी रिलीजन मेंशन करो, ठीक है? तो आप उसके आगे जरूरी नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैन, बुद्धिस्ट, जैन ऐसे लिखना है आपने। आप वहां पर नो रिलीजन भी लिख सकते हो। नो रिलीजन मीन्स यू डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, यू डोंट प्रोफेस एनी रिलीजन, ठीक है? और आपके पास सेकुलर का मतलब है कि लोगों के पास पूरा राइट है कि वो जिस मर्जी रिलीजन में बिलीव करें और उसे प्रोफेस करें। कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है? कोई आपको गुरुद्वारे जाने से मना नहीं करेगा, कोई आपको मंदिर जाने से मना नहीं करेगा, कोई मस्जिद जाने से मना नहीं करेगा, कोई चर्च में जाने से मना नहीं करेगा। तो आप जैसे जिस रिलीजन में बिलीव करते हैं कीजिए, और आपने अपनी रिलीजन में बिलीव करते हुए उसे प्रोफेस करना है, प्रोपोगेट करना है, फैलाना है, तो आराम से। लेकिन ये नहीं है जबरदस्ती भी तुम मेरे रिलीजन में आओ वरना मार दिए जाओगे, ऐसे करके नहीं। आपका इसमें ये बताते हैं, सेकुलरिज्म ये बताया जाता है कि आप अपनी रिलीजन के बारे में जितना अच्छी चीजें हैं लोगों को बताइए, लोग अपना रिलीजन चेंज भी कर सकते हैं। इन इंडिया पीपल हैव द राइट टू चेंज देयर रिलीजन ऑल्सो, ठीक है? अगर मुझे लगता है कि अरे वाह ये रिलीजन कितना अच्छा है, हम इस रिलीजन को मानना चाहेंगे, तो हम जा सकते हैं। वैसे हम बाय डिफॉल्ट किस रिलीजन को बिलीव करते हैं? जिस रिलीजन को हमारे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, isn't it? ठीक है? If I am born in a Sikh family, I am a Sikh. If I belong to a Hindu family, I am a Hindu. If I am born in a Muslim family, I am a Muslim. And if any other Christian or Buddhist, जिस फैमिली में मैं पैदा हुई हूँ, उसी फैमिली का रिलीजन मुझे बाय डिफॉल्ट मिल जाता है कि आप भी इसी रिलीजन को फॉलो करोगे। लेकिन अगर मैं अपना रिलीजन चेंज करना चाहूँ, एनी टाइम आई कैन चेंज माई रिलीजन, ठीक है? अगर मुझे किसी और रिलीजन को कोई अच्छा लगता है, बट यू हैव टू बी एन अडल्ट टू चेंज योर रिलीजन। बट इफ यू फील कि आप को ये रिलीजन या आपने किसी और रिलीजन को बिलीव करना है, तो आप बिलीव कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट सेकुलरिज्म इज। हमारे देश में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को गवर्नमेंट नहीं मान सकती। मानती है कि नहीं मानती है वो अलग बात है, मान सकती नहीं है। बाय रूल द गवर्नमेंट, द स्टेट कैन नॉट फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है? वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते। द स्टेट हैज टू ट्रीट, द गवर्नमेंट हैज टू ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, ठीक है? सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है? गवर्नमेंट कोई ऐसे जॉब्स नहीं निकाल सकती है जिसमें कहे कि इस रिलीजन के लोगों को हम ज्यादा लेंगे, नहीं, ठीक है? देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, देयर शुड नॉट बी any you know importance given to any religion in our country. This is what secularism is, ठीक है? So आपको लगता है कि आपको you have the freedom of religion in this country? Yes, we do, ठीक है? आप जिस रिलीजन में बिलीव करते हैं, आप उस रिलीजन में बिलीव कर सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज प्रूव करती है कि हम सेक्युलर हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में जो सेक्युलर नहीं है, ठीक है? जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन कहती है। इवन यूके का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, ठीक है? तो ऑफिशियल रिलीजन हमारे इंडिया में कोई नहीं है। अगर हम एक कोई ऑफिशियल रिलीजन रखेंगे तो हमारे देश में जो इतने सारे लोग, डाइवर्स लोग रह रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप साथ साथ बोलते जाइए मेरे, ठीक है? याद करते जाइए दिस डेफिनेशन। We the people of India having solemnly resolved India into a sovereign, socialist, secular, sovereign, socialist, secular, democratic, डेमोक्रेटिक का मतलब तो आप सबको पता ही होगा
क्योंकि हमने आपका पहले चैप्टर में ये पढ़ा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक मीन्स रूल ऑफ पीपल। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? दैट पीपल आर रूलिंग। ठीक है, रूल ऑफ पीपल इज डेमोक्रेसी। हम द डेमोक्रेसी विच इज बीइंग फॉलोड इन आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, जिसमें कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, वो रूल करते हैं। ठीक है, so what is the meaning of democratic? You all know that people elect their representatives and those representatives rule upon us. This is what, and people have some rights. People have rights in the country. This is also the main definition of democracy, that people are given rights, right? Then it is republic. And democracy में एक और word एक line आती है, that a common the government and the people have to follow some rules which are laid down in the constitution. ठीक है, वो ये सारे पॉइंट्स हमने डेमोक्रेसी में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। Now comes the next term, republic. रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का बहुत can anyone answer this question? What do you mean by republic? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? What is the meaning of republic? कितनी देर लग रही है छोटा सा आंसर देने में? मैं बता देती हूँ। ओके आदिश्वर, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी रूलर। गुड आदिश्वर, वेरी गुड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? दैट द कंट्रीज हेड, द स्टेट्स हेड, द गवर्नमेंट्स हेड should be a person who is elected by the who is an elected person and not a hereditary ruler. कोई किंग, क्वीन या कोई डिक्टेटर नहीं होगा जो हमारी कंट्री का रूलर होगा, वो रूलर होगा जो इलेक्टेड होगा। ठीक है, सो रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द कंट्री शुड बी an elected one and not a hereditary ruler. So this is the first part of our preamble. We the people of India having solemnly resolved India into a, हमने मिलजुल के कहा है कि हमारा इंडिया कैसा होगा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम सारे सिटीजन्स को क्या देंगे? हमारा इंडिया ऐसा होगा। ठीक है, इन बेसिस पे हमारा इंडिया बनेगा। इन ये जो वैल्यूज हैं, इन पे हमारा जितने भी लॉज बनेंगे इन पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, और हम अपने सिटीजन्स को क्या देंगे? ठीक है, हम अपने सिटीजन्स को क्या देंगे? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, नंबर 1 जस्टिस, इंडिया में सबको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जस्टिस मिलेगा। जस्टिस हम बड़ा कहते हैं कि ये जस्टिस नहीं हुआ, जस्टिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म जस्टिस? जस्टिस का मतलब है कि किसी को भी किसी भी तरह की किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, किसी के साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सारी सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो खत्म कर दी जाएंगी। तो सोशल इनइक्वालिटीज कौन कौन सी हमारी कंट्री में? कैन यू टेल मी what are the various types of inequalities which are there in India? अरे एक तरह की सोशल इनइक्वालिटी बता दीजिए बेटा। कास्ट, मैम का जेंडर, रिलीजन। शिरीन, आई नॉट कंसीडर कलर हेयर। इंडिया में कलर के बेस पे कोई इनइक्वालिटी नहीं है। वो रेसिज्म जो है वो अमेरिका में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है वो, लेकिन इंडिया में
कलर, स्किन कलर पे कोई इनइक्वालिटी नहीं है। एम आई करेक्ट? तो इंडिया की जब इनइक्वालिटीज की बात करते हो आप, उसमें रेस और कलर ये चीजें मत शामिल किया करें, ठीक है? हालांकि हमारे कलर के बेसिस पे भी इनइक्वालिटीज नहीं होंगी, लेकिन है ही नहीं। इंडिया में जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, शीरीन हैज वेरी वेल मेंशन देयर, दे आर द कास्ट इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज आर देयर, ठीक है? कास्ट, जेंडर, क्लास इनइक्वालिटीज आर देयर। गरीबों और अमीरों में भी इनइक्वालिटीज हैं, लड़कों और लड़कियों में बहुत इनइक्वालिटीज हैं, और कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत प्रेवलेंट है हमारे इंडिया में, ठीक है? तो जस्टिस क्या कहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स जस्टिस? दैट ऑल सोशल इनइक्वालिटीज वुड बी एबॉलिश्ड, ठीक है? तो जस्टिस का मतलब है that citizens cannot be discriminated on any grounds and social inequalities have to be reduced, ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्टिस में आता है that government has to work for the welfare of all, especially the disadvantaged ones, ठीक है? डिसएडवांटेज लोगों के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जो डिसएडवांटेज लोग होते हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें उन पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई क्लास में कोई बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, थोड़ा वीक परफॉर्मर है, तो उस पे टीचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या पेरेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो बच्चा भी अच्छे मार्क्स ले सके। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी बच्चे हैं हम उनके साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? बहुत बच्चों को ये कंसेप्ट है कि रिजर्वेशन गलत है, या हम क्यों उन लोगों को, डिसएडवांटेज लोगों को, जैसे विमेन हो गए, जैसे बच्चे हो गए, चाइल्ड अब्यूज पे भी बहुत सारे लॉज स्पेशल बने हुए। गवर्नमेंट स्पेशल प्रोटेक्शन देती है चिल्ड्रन को, गवर्नमेंट स्पेशल प्रोटेक्शन देती है विमेन को, और गवर्नमेंट स्पेशल प्रोटेक्शन देती है लोअर कास्ट को। उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की इसलिए जरूरत है क्योंकि वो वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है, पिछले कई 100 सालों तक हमारी सोसाइटी ने उनको कभी भी ऊपर नहीं आने दिया, ठीक है? हमारी सोसाइटी ने विमेन और कास्ट दोनों को डिस्क्रिमिनेट करके रखा, इक्वली बाकी लोगों के साथ नहीं रखा। तो अगर उन पे गवर्नमेंट स्पेशल उनको कुछ पैकेज दे रही है, दैट डजंट मीन कि बाकियों के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है? क्लास में अगर किसी वीक बच्चे के साथ टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले लेती है, उसको एक्स्ट्रा मेहनत कराती है, एक्स्ट्रा पढ़ाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चे कहेंगे कि मैम हमें नहीं पढ़ाती, इनइक्वालिटी है। बाकी सबको तो नॉर्मल पढ़ाती है, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है ताकि वो भी बाकी बच्चों के साथ क्लास में अच्छी तरह बैठ सके और क्लास में कंसेप्ट समझ सके, राइट? यही होता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब है कि गवर्नमेंट को सबको इक्वली ट्रीट करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनके लिए स्पेशली कुछ ना कुछ पैकेज देनी है उनको, या इट हैज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, राइट? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस। दूसरा आता है लिबर्टी। लिबर्टी का बड़ा आसान मतलब है, और लिबर्टी का मतलब है कि अनरिस्ट्रिक्टेड, किसी के ऊपर अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, किसी के भी ऊपर अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। हम वी पीपल आर फ्री टू डू व्हाटएवर वी वांट, ठीक है? ऑल्दो वी हैव टू फॉलो द रूल्स फॉलो करने हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, तभी यहाँ पर फ्रीडम नहीं लिखा हुआ, ठीक है? हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फ्रीडम नहीं यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं लिबर्टी। लिबर्टी इसलिए यूज किया है कि हम लोग फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन हमें रूल्स को तो फॉलो करना ही है, रूल्स को नहीं तोड़ सकते, ठीक है? सो वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड वी आर फ्री टू डू एनीथिंग बट अंडर द विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स। सो दैट इज व्हाई लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है that there are no unreasonable restrictions on the citizen and they can follow up their thoughts in whatever way they want. This is liberty. To secure to all its citizens justice, liberty, equality.
वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी का मतलब है दैट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। दो चीजें आती है इक्वालिटी में। जब भी इक्वालिटी की डेफिनेशन आपने लिखनी है उसमें दो चीजें लिखनी है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं। अगर चोरी है तो चोरी की सजा मुझे भी वही मिलेगी, मेरे घर में जो काम कर रहा है उसको भी वही मिलेगी, और मेरे जो बॉस है उसको भी वही मिलेगी। तो लॉ के लिए कोई ऊपर नीचे बड़ा छोटा नहीं है, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, एंड सेकेंडली दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ भी जॉब निकालती है, कुछ भी एजुकेशन में हायर स्टडीज के लिए सीट्स निकालती है, तो गवर्नमेंट को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि सारे के सारे उस जॉब या उस सीट के लिए अप्लाई कर सके। समझ आ गया? और फिर वो बात की बात है कि सारे के सारे जो है वो टेस्ट पास कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो गवर्नमेंट ने बेसिक रूल्स रखे हैं, उन रूल्स को अगर आप अगर गवर्नमेंट ने जॉब निकाला है टीचर का और उसमें कहा है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट लेना है, तो जो भी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि लोगों को इतना उस लेवल पे ले आए जिससे कि जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट दे रही है उन सबको वो अवेल कर सके, कोई लोग पीछे ना रह जाए, ठीक है। तभी फ्री एजुकेशन है, फ्री पब्लिक फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, जिससे कि गवर्नमेंट इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। एंड फाइनली फ्रेटर्निटी, to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो ये सोचें दैट वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली एंड वी शुड ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक दैट, ठीक है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम सारे एक ही फैमिली के हैं, ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है टू स्प्रेड ब्रदरहुड, that the people should believe that they all belong to a single family, the same family, and we should all love each other like that. तभी अगर हम ये सोचेंगे कि हम सारे एक फैमिली के लोग हैं, तभी तो हम एक दूसरे से आराम से रह सकेंगे। फैमिली में लोग आपस में झगड़ते भी हैं, फिर भी एक साथ मिलके रहते हैं। ये नहीं है कि अगर झगड़ा हुआ तो मार दो, खत्म कर दो, किल दैट पर्सन, नहीं, ठीक है। फैमिली में आप झगड़ा करते हैं, अगले दिन फिर आपकी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। उसी तरह हम सबको भाईचारा फैलाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहिए। कुछ डिफरेंसेस हैं तो उनको प्यार से सॉल्व करो, ये नहीं है कि एक दूसरे को मार दो, ठीक है। So this is the meaning of word fraternity. So these are the values on which our Indian Constitution is based. This is the philosophy of the Indian Constitution, ठीक है। तो प्रियम्बल आपने लर्न करना है और उसकी सारी वैल्यूज जो हैं उनके मीनिंग आने चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल? इट इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. What is written in the preamble is that we, the people of India, solemnly resolve India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. ठीक है। इसके आगे 2-3 लाइंस और लिखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, that in our constituent assembly this day of 26 November 1949 we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। 26 नवंबर 1949 मेंशन किया हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो हमने पहले भी पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट
26 जनवरी, 3 महीने के बाद हुआ था 1950। ठीक है, so this is all the philosophy of Indian Constitution. Have you understood this philosophy well, everyone? Have you understood all the values of Indian Constitution? The last topic of this chapter is institutional design. Institutional design में ये बताया हुआ है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम पॉलिटिकल अरीना में फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन हम कहते हैं ना, हमारे रूल्स और रेगुलेशन हो गए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हम ये नहीं कहते कि हमारी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करना. ठीक है, आप सबके पास अपने स्कूल ऑल्मेनैक्स होंगे. स्कूल ऑल्मेनैक के स्टार्टिंग में स्कूल रूल्स दिए होते हैं. ठीक है, एवरीबडी हैज टू फॉलो दो स्कूल रूल्स. ठीक है, उसी तरह हर बैंक हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन फैमिली, आपके घर में बहुत सारे रूल्स ले डाउन होते हैं. ठीक है, तो आप जिनको चाहते हुए, नहीं चाहते हुए, जानते हुए, नहीं जानते हुए फॉलो करते हैं. ठीक है, तो वो सारे हर एक चीज को चलाने के लिए रूल्स चाहिए. तो इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए तो चाहिए, तभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ठीक है, और दूसरी बात, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम जो 1950 में हमें मिला था, और इन 70 इयर्स में बहुत बार हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, नई नई चीजों पे लॉज बनने होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर द चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इफ सम न्यू लॉ इज रिटन or new law is written in the constitution, that is a constitutional amendment. अभी तक more than 100 amendments have been made in the constitution. ठीक है, मैं आपको छोटे सा एग्जांपल देती हूँ कि अमेंडमेंट की जरूरत क्यों होती है. देखो, 1980s, 1990s, 80s से पहले हमारे इंडिया में या इंटरनेट नहीं था. ठीक है, तो इंटरनेट पे कोई साइबर लॉज जैसे कोई लॉज बने थे? नहीं बने थे. लेकिन जैसे ही इंटरनेट आया, इंटरनेट के साथ साइबर क्राइम आ गया. यू ऑल माइट बी नोइंग अबाउट साइबर क्राइम. जो इंटरनेट पे फ्रॉड्स होते हैं, जो इंटरनेट पे क्राइम्स होते हैं, उनको कहते हैं साइबर क्राइम्स. ठीक है, किसी के पैसे किसी ने कर लिए, किसी ने किसी को अब्यूज कर दिया इंटरनेट पे, किसी ने किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो सारी साइबर क्राइम्स होते हैं. किसी ने किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर ली. दीज आर ऑल साइबर क्राइम्स. ठीक है, साइबर क्राइम, अगर इंटरनेट था ही नहीं तो साइबर क्राइम भी नहीं था, और साइबर क्राइम को डील करने के लिए लॉ भी नहीं था. ठीक है, तो हमें उस साइबर क्राइम को डील करने के लिए साइबर लॉज बनाने पड़े, और लॉ बनाने पड़े इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लानी पड़ी, तभी लॉ बने नए. ठीक है, तो इसी तरह सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, जब सोसाइटी चेंज होती है तो नए लॉज की जरूरत पड़ती है, या पुराना कोई लॉ चेंज करना पड़ता है. ठीक है, जैसे पुराना लॉ था राइट टू प्रॉपर्टी. हमारे पास राइट है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए. राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉ. ठीक है, अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी को धीरे से बाद में अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि देयर वर वेरियस प्रॉब्लम्स विद दिस राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है तो कौन देगा प्रॉपर्टी? आपको अपने फादर से प्रॉपर्टी लेनी है. अब फादर के साथ आप अच्छी तरह नहीं रह रहे हो. ठीक है, उनको घर से निकाल दिया है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी ले ली है उसकी, तो राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अबॉलिश कर दिया गया, उसकी जगह पे नए लॉज आए हैं. ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी चेंजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की भी गई हैं. ठीक है, तो मोर देन 100, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. द चेंजेस व्हिच आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईदर an old law is changed or some new clauses are added or some new law is made. लेकिन जितनी भी चेंजेस होंगी, जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, ये बेसिक वैल्यूज को कॉन्ट्राडिक्ट या वायलेट नहीं कर सकता. ठीक है, कोई भी नया लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बनेगा जो इनमें से किसी वैल्यू को वायलेट करेगा. समझ आया? सो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी ऐसा कोई लॉ नहीं बनेगा जो इन चीजों को वायलेट करे. ठीक है,
This completes our chapter. I think you all have understood the chapter very well. Any problems faced in this chapter, I'll take up in the next class. And after taking up your doubts, we'll start up with the second chapter of economics. All right? Have you understood, everyone? All right. Thank you, everyone. Let's finish up the class here only. And next time, beta, please, जरूर अपनी बुक से इस चैप्टर को रीड कर लीजिए. It is a very small chapter. बहुत छोटा सा चैप्टर है. पढ़ लीजिए और नेक्स्ट टाइम मुझे डाउट्स पूछ लीजिएगा. Thank you, everyone. Thank you, beta.